देखती आंखों और सुनते कानों को मेरा सलाम पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड योर सपोर्ट फॉर द चैनल एंड फॉर द नावल। पिछले कुछ अरसे में काफ़ी सारी एपिसोड मिसिंग हो गई थी, तो इस दफ़ा मेरा इरादा यही है कि आपको इस वीक में प्रॉपर सारी एपिसोड्स मिल जाएंगी। इंशाल्लाह इस वीक के अंदर ही ये नावल कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट नावल साथ ही अपलोड होना शुरू हो जाएगा। जितना प्यार आपने इस नावल के दिया, इतना ही प्यार मुझे उम्मीद है कि आप अगले नावल के लिए भी देंगे, जो हमारी एक बहुत ही अच्छी राइटर की तरफ से है। तो क्योंकि इस चैनल पे आपको मुख्तलिफ राइटर्स के नावल मिला करेंगे, तो आप अपना प्यार और अपनी मोहब्बत लाजमी दीजिएगा। वो राइटर्स जो नई नई इस फील्ड में आ रही हैं, तो उनको इतना प्यार, इतनी अप्रिसिएशन दीजिएगा ताकि वो इस लिखने के अमल को मज़ीद बेहतर कर सकें। आप लोग कमेंट्स लाजमी करें ताकि उनकी हौसला अफजाई हो सके, और जो कोई वो गलतियाँ करती हैं आपके कमेंट्स के ज़रिए उनको पता चल जाए कि यहाँ पे उनको अपनी गलतियाँ सुधार सकें या उनको मज़ीद बेहतर कर सकें। तो आप लोगों की कीमती राय का बहुत ज़्यादा शिद्दत से इंतज़ार होता है उन राइटर्स को, तो प्लीज़ अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर किया करें और अपनी पसंद का इज़हार भी ज़रूर करें। शुक्रिया। चलते हैं अब आज की एपिसोड की तरफ। डॉक्टर, मेरी अम्मी को क्या हुआ है? उस्मान माँ का सफ़ेद पड़ता चेहरा देख डॉक्टर से परेशानी से बोला। उस्मान, तुम्हारी वालदा पोस्ट डिप्रेशन का शिकार है। डॉक्टर स्टेथोस्कोप जेब में डालता बोला। डॉक्टर, ये क्या है और मेरी वालदा इस किस्म के डिप्रेशन में कैसे हैं? अब्बा की वफ़ात को तो 3 माह गुजर गए हैं। उस्मान परेशानी से बोला। उस्मान, पोस्ट डिप्रेशन मुसलसल तन्हाई में रहने, बुरे वाक़यात सोचने से होता है। तुम्हारी वालदा फ़ारूक भाई की वफ़ात के बाद मुसलसल तन्हाई का शिकार है। जब इंसान तन्हा होता है तो इसका दिमाग डोमिनेट करता है, और ऐसे में वो गुज़रे वाक़यात को, जो एक्सट्रीम इमोशंस रखते हैं, उनको बार बार रिपीट करता है, जिसकी वजह से बॉडी वैसे ही रिएक्ट करती है। यह या उन लोगों से बहुत कॉमन है जो माजी में किसी तवील जहनी बीमारी में मुब्तला हुए हों। डॉक्टर ने तफसील से उस्मान की कन्फ्यूजन क्लियर की। कोई हल? उस्मान परेशान से बोला। खुली फ़ज़ा और मसरूफ़ियत। मुख्तसर जवाब ने उस्मान को मज़ीद परेशान कर दिया। सर, मैंने अगले वीक स्पेशलाइजेशन के लिए जाना है। मैं सिचुएशन में क्या करूं? अफ़ान कॉलेज और दुकान के दरमियान फंसा हुआ है और दादी ताई जी हादिया को कोसती रहती हैं। उस्मान थक कर बोला। अपनी वालदा को साथ ले जाओ। अफ़ान के भी ग्रेड्स अफेक्ट हो रहे हैं। जो तुम्हारी वालदा की कंडीशन है, ऐसे में जिस तरह के टॉक्सिक तुम बता रहे हो, बहुत मुश्किल है इस डिप्रेशन से बाहर निकलना और सर्वाइव करना। डॉक्टर ऐनक उतार कर बोला। सर, वीज़ा वगैरह? उस्मान माथा दबाता बोला। नो इशू, मेरा दोस्त है ट्रैवलिंग कंपनी में, मैं उससे बात करता हूँ। डॉक्टर मुस्कुरा कर बोला। थैंक यू सो मच सर, ऐसा हो जाए तो ज़बरदस्त है। उस्मान पुरसकून मुस्कुराहट से बोला। ओके, मैं बात करके इन्फॉर्म करता हूँ, तुम अपनी तैयारी पूरी रखो। डॉक्टर ने कह के फ़ोन उठाया तो उस्मान मुसाफा किया ऑफिस से चला गया। फिर ऐसी अफरा तफरी मची कि 10 दिनों में उस्मान अफ़ान और इफ़्फ़त साहिबा को लिए ख़ानदान से इख्तलाफात मोल लिए लंदन कूच कर गया, और इस हरबोंग में उस मासूम बेगुनाह ज़ालिम सहती गुड़िया का ख्याल किसी को ना आया। इन्फिनिटी के मीटिंग हॉल में इस वक्त मीटिंग चल रही थी। सीईओ की सीट पर सुल्तान अपने अज़ीज़ अंदाज में बरजमान था। इसके साथ छोटा सा बेबी कॉट पड़ा था, जिसमें हयाम सुल्तान का नरम और नाजुक वजूद आंखें मूंदे नींद में था। दूसरी तरफ सेक्रेटरी हाथ में फ़ाइल थामे बैठा मुकाबिल रिप्रेजेंटेटिव की प्रेजेंटेशन सुन रहा था, साथ मीटिंग के मिनट्स नोट कर रहा था। मीटिंग रूम में सुकूत छाया हुआ था। ऐसे में एक बारीक आवाज़ ने कमरे की खामोशी में इंतशार पैदा किया। सब हैरत से अपने बॉस और उस आवाज़ को सोर्स को देख रहे थे। जहाँ ऊंचा सांस लेना ममनू था, उसको महज 2 माह के बच्चे ने रोते सर पर उठा रखा था। सब दम सादे अपने खड़ूस स्टोन हार्ट संगे मरमर सीईओ को देख रहे थे, जो फ़ौरन उठता हयाम को उठाकर सीने से लगाए चक्कर काटने लगा। बस मेरा बच्चा, बाबा इधर ही है, ऐसे रोते नहीं हैं। मुसलसल बहलाते हुए चक्कर काटते मीटिंग हॉल में मौजूद अफराद को चकरा गया। सर, रज़ा ने हिम्मत की। कंटिन्यू। एक लफ्ज़ जवाब दिए वो फिर टहलने लगा।
जिस पर रज़ा मस्कीन सूरत लिए अंग्रेज़ों को देख रहा था, जो दिलचस्पी से सुल्तान पे का ये नया और अनोखा रूप देख रहे थे। ब्रीफिंग खत्म हुई तो रज़ा ने गहरा सांस लिया, वरना तो इस मीटिंग में सुल्तान का ये रवैया देख करोड़ों की डील पानी में जाती महसूस हो रही थी। कॉन्ग्रेचुलेशन विद डील, आई होप दिस ब्रिंग न्यू सक्सेस इन आवर कंपनीज। एलिफ कंपनी के CEO मुस्कुराता मुजाफा किए बोला। सेम हियर, होप फॉर द बेस्ट। सुल्तान ने एक बाजू में हयाम को थामे दूसरे हाथ से मुजाफा किए बोला तो सुल्तान हयात मोहब्बत लहजा सुनते वालों को शक व शुबाक में मुब्तला कर रहा था। क्या देख रहे हो? हयाम का माथा चूम कर सुल्तान बोला। सर, ये वाकई आप ही हैं ना? रज़ा हैरत से बोला। रज़ा? सुल्तान मुस्कुराकर बोला। यस सर। रज़ा जैसे हवाओं में था। शट अप, हयाम कहता मीटिंग रूम से बाहर निकल गया। पीछे रज़ा हयाम की पीठ देखता सोचने लगा कि हुआ क्या है, फिर जल्दी से पीछे चल दिया। अब तो जैसे मामूल बन गया, कोई बात नागवार गुजरती तो हया को धुनक कर रख दिया जाता। दिन में सांस के जुल्म बर्दाश्त करती, रात को शौहर का टॉर्चर सहती, वो मासूम लड़की जुल्म बर्दाश्त करती बेहिस हो गई। न माँ ने मुड़कर पूछा, न भाइयों ने राब्ता किया, और इस सब में 6 माह गुजर गए। बेटा, ये फिनिश करना है आपको, मुंह खोलो। हयात सुल्तान हयाम को बेबी चेयर पर बिठाए सेरला खिलाने की कोशिश में हलकान हो रहा था। बेटा, इसको फिनिश करना है, ऐसे नहीं करते, मुंह खोलो। सुल्तान मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा होने वाला इंतहाई का मूडी और संगदिल इंसान एक 6 माह की बच्चे की मिन्नतें कर रहा था। अगर इसको यूं कोई मिन्नतें करता देख लेता तो यकीनन कश खाकर गिर जाता। हयाम! हयात सुल्तान का सब्र खत्म हुआ तो गुस्से से बोला, जिस पर पहले तो हयाम टुकर टुकर देखता रहा, फिर आंखों में आंसू भरते वो गला फाड़ कर रो दिया। कोई देखने वाला कह नहीं सकता था कि इतने क्राइसिस में सरवाइव करने वाला नाजुक वाला बच्चा इतना क्विक रिस्पॉन्स दे सकता है। हयात सुल्तान गहरा सांस भरते बाउल एक तरफ रखा हयाम को उठाकर सीने से लगाया गया, जिसकी रूह रोकर हिचकियाँ बन गई थी। सॉरी बेटा, बस बाबा सॉरी हैं, जिस पर हयाम का सिसकियाँ भरता वजूद हयात को मज़ीद नादम कर गया। फ्लोरेंस की वफ़ात के बाद हयात सुल्तान ने इन्वेस्टिगेशन शुरू करवाई, मगर कोई सुराग न लगा। शायद पुलिस भी सेठ के साथ थी। फ्लोरेंस की वह हरकत ने सुल्तान को हयाम के लिए टची कर दिया था। वह हयाम को लेकर इतने वफादार नौकरों पर भी एतबार नहीं करता था। हर वक्त हर पल हयाम सुल्तान के इर्द गिर्द सुल्तान परवाने की तरह फड़फड़ाता। वो चंद माह का छोटा सा वजूद सुल्तान को फजर से तहज्जुद पर ले आया था। हयात सुल्तान की केयर देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो स्टोन हार्ट आदमी इस छोटे से बच्चे की एक माँ की तरह केयर कर सकता है। नूरा, पैकिंग कर लो, हम मरी जा रहे हैं, अब्बा ने इजाज़त दे दी है। सारम कमरे में आता नौबियाती बीवी से बोला। सारम की शादी को 2 माह हो गए थे। निकाह तो 6 माह पहले हो गया था, मगर नूरा की वालदा की वफ़ात की वजह से रुखसती मुलतवी हो गई थी, जो 2 माह पहले नूरा को मुसलसल डिप्रेशन में देखकर बाहमी मशवरे से तय की गई। लेकिन नूरा के डिप्रेशन में कोई कमी ना आई। नूरा सालिम के मामू की इकलौती औलाद थी। सालिम की माँ जो मसलिक से अहले हदीस थी, जबकि सालिम की वालिद नुमान वली जो वली ख़ानदान का इकलौता सपूत था, वो वहाबी थे। मगर दीन से रगबत और पर्दे ने दोनों जहानों को मजबूत रिश्ते में बांध दिया। सालिम 6 बहनों का इकलौता भाई था। 6 की 6 बहनें कम उम्री में ही नुमान वली के मज़ारों के साथ ब्याही गई थी। सिर्फ सालिम को इजाज़त मिली तालीम हासिल करने की, यूनिवर्सिटी जाने की। घर के सख्त माहौल के बावजूद भी सालिम की तबीयत में नुमान वली की अदाद व वसाइल बेशुमार थे। आज मुकद्दस की मेहंदी थी। सारा घर मेहमानों से भरा हुआ। ऐसे में हया एक बेरंग से जोड़े में किचन में खड़ी चाय बना रही थी। हया, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? सारी दुनिया को बताओ कितना जुल्म करते हैं हम तुम पर। फातिमा बेगम नक्सक से तैयार हया को देखती गुस्से से सर्द लहजे में बोली, जिस पर हया फातिमा बेगम का फरमान सुनती खामोशी से सर झुकाए कमरे में चली गई। मुसलसल जुल्म सहते हया खामोश हो गई थी। सब खामोशी से सर झुकाए बर्दाश्त करती। ये मौलवी साहब की लाडली हया या अफान उस्मान के हाथ का छाला नहीं, बल्कि बहन की बदकिरदारी की सज़ा काटने वाली लावारिस गुड़िया थी, जो बेरहम लोगों के हाथों बुरी तरह बेमौल हो रही थी। साम यार, तू तो बड़ा ही खुशनसीब है बीवियों के मामले में। पहली वाली भी खूबसूरत थी और ये वाली तो इससे भी ज़्यादा हसीन है। सुमान अहमद कज़न हया को किचन से निकलकर कमरे में बंद होता देखकर बोला, अरे तमीज़ से, बीवी है मेरी। अरबाज गुस्से से भड़का, भड़क क्यों रहा है? तेरी बीवी है, मैं तो तारीफ़ कर रहा हूँ। सलमान मुस्कुरा कर बोला, तो अपनी तारीफ़ अपने पास रख, बड़ा है तारीफ़ करने वाला। अरबाज बढ़ा कर कहता हया के पीछे कमरे में दाखिल हो गया, जबकि सुबान ढिठाई से हंसकर हॉल से बाहर चला गया। बहुत शौक है तुझे अपना आप गैर मर्दों को दिखाने का।
कमरे में शीशे के सामने खुले बालों में खड़ी हया को अरबाज बालों से दबोचता बोला, एक बात अपने इस दिमाग में बिठा ले, पूरी तकरीब में तेरा दुपट्टा सर से उतरा तो तेरा वो हाल करूँगा कि याद रखेगी। हया को बेड पर फेंकता दुपट्टा उसके सर पर फेंकता वॉशरूम में चला गया। पीछे हया बेबसी से आंसू साफ किए उठकर बाल बांधने लगी। मुसलसल आजमाइश बर्दाश्त करते इंसान या तो आदी हो जाता है या बेहस, और हया दोनों कैफियत में थी। मेहंदी का फंक्शन अरूज पर था। स्टेज पर बड़े सारे मेहंदी लगा रहे थे। यंग जनरेशन सारी ढोलकी लेकर बैठी सुर बिखेर रही थी। सारी इंतज़ामी निज़ाम संभाले हया सारे लॉन में परवाने की तरह चक्कर काट रही थी। खाना खुलवाने का कहती मुड़ी कि उसकी टक्कर सुभान से हो गई, जिस पर सर पर सजा वो नफीस मोतियों से सजा दुपट्टा उतर गया। कहाँ जा रही हो भाभी, थोड़ा दम तो लें। सुभान हया का नाम सुख हाथ थामे कुर्सी पर बिठाते बोला, जिस पर हया के चेहरे पर बेचैनी भरे आंसू उभरे। नहीं शुक्रिया, मुझे जाना है। होफ से फूलती सांसों को इतदाल में लाए बोली, ऐसे कैसे, आपका सांस फूल रहा है, वेटर जूस लाओ जल्दी। सुभान कहता हया के नाजुक हाथ की पुश्त पर अंगूठा फेरते बोला, ये क्या हो रहा है। अपनी बीवी को नंगे सर यूं सजे संवरे खानदान के सबसे छोटे लड़के के करीब हाथ थामे देख अरबाज का खून खोल गया। अरबाज की आवाज़ सुनती सुभान का हाथ छोड़ हया उठ खड़ी हुई। सुभान भी सीधा होता अरबाज के सुर्ख चेहरे को देखने लगा। वो भाभी भागम भाग काम कर रही हैं तो इनका सांस फूल गया, बस जूस ही दे रहा था। सुभान मासूमियत से बोला, ज़रूरत नहीं तेरी हमदर्दी की, अपने पास रख, और तुम चलो, अम्मी बुला रही हैं। अरबाज पहले सुभान को कहता, बाद में हया को घूर कर कहता, हया के पीछे अंदर चल दिया। सर, पाकिस्तान से फ़ोन आया आपके लिए। सेक्रेटरी ने मीटिंग खत्म होते ही सुल्तान के आगे फ़ोन करते हुए कहा, पाकिस्तान से? किसका? माथे पर बल पड़े। सर, मिस्टर नौफल खान का है। सेक्रेटरी नजरें झुकाकर बोला, लाओ दो फ़ौरन। नौफल खान का नाम सुनते ही हयात सुल्तान फ़ौरन सीधा हुआ। अस्सलाम दादाजी, कैसे हैं? हयात सुल्तान की ठंडी आवाज़ दूसरी तरफ मौजूद ज़ईफ़ वजूद को सुकून से आंखें मोड़ने पर मजबूर कर दी। वस्सलाम पुत्र, कैसा है? नौफल खान की ज़ईफ़ आवाज़ में जैसे जोश भर गया। दाजी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? हयात सुल्तान की कुर्सी से टेक लगाए बोला, बस पुत्र घसीट रहा हूँ अपनी ज़िंदगी। ऐसा क्यों कहते हैं? खुदा आपको मेरी भी उम्र लगा दे। सुल्तान तड़प कर सीधा होता बोला, बस एक बार आकर अपनी इस बूढ़ी दादी से मिल जाए जो बिस्तर मर्ग पर तेरे इंतज़ार में है। दादाजी रोते हुए बोले, क्या हुआ है बीजी को, वो ठीक तो हैं? सुल्तान कुर्सी से खड़ा होता बोला, पुत्र वो ठीक नहीं है, तेरा नाम लेती है, तुझे बुलाती है, बस एक बार आकर मिल जाए इस बुजुर्ग से। दाजी गुनाहगार क्यों करते हैं, मैं बस आ रहा हूँ। सुल्तान ने कहते ही फ़ोन बंद किया और सेक्रेटरी को अर्जेंट पाकिस्तान की टिकट कंफर्म करने का कहते ही बाहर का रुख कर गया। 9 माह बाद वो पाकिस्तान की सरजमीन पर कदम रख रहा था। 9 माह के हिजर के बाद आज वो अपने लोगों, अपनी हवाओं, अपनी फ़ज़ाओं में सांस ले रहा था। 9 माह पहले बेमकसद ज़िंदगी के अजाब में फंसे खुद को अजियतों से छुटकारा देने निकला था। आज इन सारी अजियतों को ख़त्म किए वो एक नया शख्स बनकर आया था। इन्फिनिटी जैसे कंपनी को बिजनेस वर्ल्ड का चमकता सितारा बनाए आज वो अपनों के दरमियान था। जाते वक्त वो तन्हा शहज़ादा आज मासूम गोल मटोल वजूद के साथ था जिसको वह हयाम कहकर पुकारा था। प्राइवेट जेट की बजाय पब्लिक प्लेन में आने की वजह से औरतें तो औरतें, मर्द भी पलट कर सर्द आंखों वाले कलर हैंडसम शहजादे को और इसकी गोद में इस खूबसूरत बच्चे को देख रहे थे। एयरपोर्ट पर रिसीव करने इसका वही पुराना ड्राइवर आया था। सलाम साहब, आप कहाँ चला गया था? घर में सब बहुत परेशान था। हाँ जी, तो कमरे में कैद हो गया था। खान बाबा हैरियत से हयात से मिलते ही आबिदा लहजे में बोला, खान बाबा घर वालों का तो पता नहीं, मुझे लगता है आपने बहुत मिस किया। हयात मुस्कुराकर खान बाबा से गगनगीर होते बोले, बाबा आप हमारी गोद में खेलकर बड़ा हुआ है, आपको कैसे न मिस करता। खान बाबा मुस्कुराकर नम आंखें पूछते बोला, आपने शादी कर ली और हमको बुलाया भी नहीं, हम आपकी शादी पर झूमर डालता। खान बाबा नाराज़गी से हयाम को देख कर बोला, झूमर आप डाल लें, इसमें कोई मसला नहीं। हयात हंसता खान बाबा के गले में बाहें डालकर बोलता। चलते चलते वो लोग एयरपोर्ट से बाहर निकल आए। हयात भी शायद माहौल के बदलने से पुरजोश हो गया था। मुसलसल हाथ हिलाते वो अपनी खुशी का इजहार कर रहा था, जिसे देख हयात सुल्तान मुस्कुरा दिया। आज हमारा पोता आ रहा है, जल्दी करो, सारी इसकी मर्जी के खाने बनाओ। खान गया है इसे लेने। हाँ जी ने सुबह से खान हवेली को सर पर उठाया था। आहे को लाडला पोता 9 माह का हिजर काट कर मुल्क वापस आ रहा था। इनका एक्साइटेड होना तो बनता था। खानन तुम भी तैयार हो जाओ, आज हमारा पोता आ रहा है। हाँ जी कमरे में दाखिल होते बीजी से बोले, जो बिस्तर पर नींद दराज थी, मैंने सलमा को कहा है वो आपको आकर तैयार कर देती है। हाँ जी बीजी के मुंह से निकली राल को साफ करते बोले। बीजी अर्शी की मौत और पोते की जुदाई बर्दाश्त न कर सकी और बिस्तर नशीन हो गई।
हयात के जाने के बाद हयात के ताया और चाचा भी घर छोड़कर दूसरे शहर जा बसे। हयात के वालिद जो बड़े थे हयात के जाने के 2 माह बाद वफात पा गए, जिनके जनाजे को कंधा देने ही हयात कुछ अरसे के लिए पाकिस्तान आया और कब्रिस्तान से ही होकर चला गया। ये सदमा भी बीजी के ज़ई वजूद पर भारी हुआ और असल यही वजह बनी उनके कॉलेज की। डॉक्टर से नाउमीदी पर हांजी ने तड़पते पोते को पुकारा तो हांजी की आवाज़ पर लब्बैक कहते वो ना हांजी को गहरे शर्मिंदगी के गढ़ में उतार गया। हयात की वापसी की खबर पर सब खुशी खुशी उसका इस्तकबाल करने आज हान हवेली में मौजूद थे। नौफल हान की हवेली 9 माह बाद फिर से जैसे आबाद देख नौफल हान फिर से जवान हो गए थे। ऊंची नीची सड़कों से होती मरी रोड पर मौजूद वसी और अरीज हान हवेली के सामने गाड़ी रुकी थी, जैसे यादों के समंदर ने हयात सुल्तान को चारों तरफ से घेर लिया हो। माजी की याददाश्त स्क्रीन पर चल रही थी। गाड़ी में गेट क्रॉस करती दाखिली दरवाजे के सामने जा रुकी, जहां घर के सारे मर्द हजरात मौजूद थे। गहरा सांस भरे हर वजूद पर नज़रसानी किए वालिद की कमी ने हयात सुल्तान की आंखें नम कर दी। हयात की नम आंखें देख इनको गौर से देखता आज हयाम सुल्तान अपने लब हयाम की आंखों पर रख दिया, जैसे इस दर्द को कम करना चाह रहा हो, दर्द पर मरहम रखना चाहता हो। अजीब रिश्ता था जो हर रिश्ते से गहरा और मजबूत था, जहाँ ज़ुबान की ज़रूरत ही ना थी, जहाँ लफ्ज़ बेमानी थे। हयात अपने आप पर काबू पाते मुस्कुराकर हयाम का माथा चूमता साथ लिए गाड़ी से निकला। नौफल हान जिनकी नज़र हयात के वजूद पर गई थी, उसके गोद में 6 माह का गुटलू सा बच्चा देख साकित हुई। सलाम हान जी। हयात मुस्कुराकर हान जी के आगे झुका, जिस पर हान जी हरकत में आते हैं हयात को गले लगा गए। हान जी के बाद बाकी बड़ों से मिलते ही ये काफिला अंदर दाखिल हो गया। सबसे मिलते इस वक्त घर के सब अफराद बशमूल बच्चों के बीजी के कमरे में मौजूद थे। हयात हयाम को सीने से लगाए बीजी के पास बेड पर बैठा इनकी आंखों से निकलते आंसू अपने हाथों से साफ करते सबके सवालों के जवाब दे रहा था। हयात भाई, आपने इन छोटे साहब का तारुफ तो करवाया ही नहीं, ये बच्चा किसका है? उज़ैर दिलचस्पी से हयाम को देखकर बोला, जो हयात की गोद में बैठा हयात के हाथ से खेल रहा था। यह हयाम सुल्तान है, मेरा बेटा। हयात के जुमले ने कमरे में सन्नाटा बखेर दिया। हयात भाई, आपने शादी कर ली? सानिया की आवाज़ सबसे पहले निकली। नहीं, प्ले स्टोर से डाउनलोड किया है। सानिया के अहमकाना सवालों का संजीदा जवाब सवाए वली फूफो का बेटा कि कोई नहीं दे सकता। ना हंजान, हाँ जी बढ़ के। हयात, तुमने बगैर बताए शादी कर ली? चाची सदमे से बोले। जी चाची मेरी सेक्रेटरी थी, मुझे पसंद करती थी, फिर उसके आगे पीछे कोई था नहीं। हयात गला खनखार कर बोला। करती थी मतलब? अब कहाँ है, लाई क्यों नहीं? चाचा जी बोले। इसकी डेथ हो गई है हयात की पैदाइश के 1 माह बाद ही। हयाम का अफसरदा लहजा कमरे का माहौल अफसरदा कर गया। मतलब हयाम बिन माँ का बच्चा है? ये कहने वाली मुंह फट दानिया थी, जो ताई जी की बड़ी बहू थी। कुछ दौलत का खुमार, कुछ खूबसूरती का गुरूर। जब बोलती बगैर ख्याल किए बोलती। दानिया, ताई जी हयात का चेहरा देखकर भड़की। मैंने तो बात की है, दानिया मुँह बनाकर बोली। मैं उठा लूँ? रिमशा, हाँ जी की छोटी और लाडली पोती, सबकी खुशी महसूस किए हयात को देखकर बोली। हाँ ज़रूर। अपने तासुरात पर काबू पाता हयात मुस्कुराता हयाम को बिठा गया ताकि रिमशा आसानी से उठा ले। रिमशा को करीब आते देख हयाम के चेहरे के जाविये बिगड़ने लगे। रिमशा ने मुस्कुराते जैसे हयाम को गोद में उठाया। हयाम का स्पीकर बाज उठा। 6 माह के बच्चे की रोने की आवाज़ में इतना दर्द था कि सब हैरान रह गए। कुछ लम्हों का खेल था। हयाम का चेहरा सुर्ख, होंठ नीले और वजूद झटके खाने लगा। हयात ने तड़प कर हयाम को रिमशा के बाजू से निकालते अपने साथ लगाया तो हयात को कोई हौसला हुआ, लेकिन दबी दबी सिसकियाँ इसके छोटे से वजूद से निकल रही थी। हयात हयाम को थामे रूबरू करने लगा, मगर हयाम ने हयात का कॉलर सख्ती से दबोच लिया, जैसे अभी इसको कोई इसके बाप से जुदा कर देगा, जिस पर हयात ने हयाम की सिसकियाँ सुनते गिरफ्त सख्त कर ली। वैसे भाई कहते हैं कि मर्द के कॉलर तक सिर्फ उसका इश्क पहुंच सकता है। अब हम कह लें कि ये आपका कोई नया आशिक आ गया मार्केट में। जुनैद, जो कब से हयात को देख कम घूर ज़्यादा रहा था, मुस्कुरा कर बोला। जुनैद भाई, आज तक आपकी कॉलर तक फिर कौन कौन पहुंचा है? उज़ैर जुनैद की बात सुनकर आंख में विंक किए बोला। नापोश शहजादे। जुनैद आह भर कर बोला। हया करो, बगैर तो बाप दादा के अलावा कुड़ियाँ भी बैठी हैं।
हाँ जी बढ़ गए, जिस पर सब दबे दबे हंसती है। हान की नज़र हयात के सीने से चिमटे हयाम की तरफ गई, जो हान जी को देख रहा था, जिस पर हान जी मुस्कुराए, मगर हयाम साहब ने मुंह बसोड़े रुख फेर लिया, जिस पर हान जी हैरानगी से छोटा हयात सुल्तान को देखने लगे। चलो उठो, चलकर आराम करो, हाँ जी ने सबको देखते कहा तो हयात हयाम को थामे उठा। भाई हयाम को मुझे दे दें, सानिया हयाम को देखती बोली। नहीं बच्चा, अभी थोड़ी देर पहले देखी थी ना हयाम की हालत, ताया जी बोले तो सानिया का मुंह उधर गया। घर में कोई छोटा बच्चा ना था, अब आया था तो हर किसी का दिल था इसको उठाए और प्यार करे, मगर हयाम का बाप के परों से बाहर निकलने का फिलहाल कोई इरादा ना था। सानिया बच्चे टाइम दो, सबको देखकर घबरा गया है, कुछ दिनों में नॉर्मल हो जाएगा। फूफो अपनी तजुर्बाकार नज़रें हयात पर गाड़े बोली। चलो उठो, सब फ्रेश हो जाओ। हाँ जी सबको बोले उठे तो सब अपने कमरों की तरफ चल दिए। 9 माह बाद वो अपने कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ, जिस कमरे में सारा बचपन और जवानी बसर की थी। सारा कमरा वैसे ही तरतीब से सजा था जैसे वो छोड़ कर गया था। तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे वालिद अपनी नागरानी में रोज़ कमरा साफ़ करवाते थे। उसके बाद ये जिम्मेदारी तुम्हारी बीजी ने संभाली और फिर मैंने। हाँ जी कमरे के दरवाजे पर खड़े बोलते बोलते वो कमरे में आता है, हयात को देखने लगे तो हयात हाँ जी की तरफ मतवज्जा हुआ। बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैं शर्मिंदा हूँ, तब अगर हिम्मत की होती तो आज ये कमरा अर्शी के वजूद से आबाद होता। मुझे माफ़ कर दो, जाने अनजाने में बहुत बड़ी ज़्यादती कर दी है तुम्हारे साथ। हाँ जी ने कहते हाथ जोड़ लिए, जिनको हयात तड़प कर थामता हाँ जी को बेड पर बिठाए खुद फर्श पर बैठ गया। हयाम हाथ के कंधे से लटका हैरानी से सूरत हाल का जायज़ा ले रहा था। हाँ जी बहुत गुनाहगार हूँ, मज़ीद गुनाहगार ना करें, यूँ माफ़ी मांग कर। माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए जो अपनी भूल में अपने से दूर रहा, अपने वालिद को आखिरी दिनों में मुयस्सर ना था। मैं तो खुद माफ़ी का तलबगार हूँ, आप मुझसे माफ़ी ना मांगें। हयात ने कहते हयाम का चेहरा सीने से निकाले साफ किया। इधर आओ। हाँ जी ने कहते हयाम को थामे अपने सामने किया तो हयात ने एक नज़र बाप को देखा, फिर हाँ जी को देखते, बाप को देखते, फिर होंठ निकाले रोने की तैयारी पकड़ने लगा। डरो नहीं बेटा, दादा हैं आपका। हयाम के देखने पर हयात मुस्कुराते बोला तो हाँ जी ने मुस्कुराते हयाम का माथा चूमा। बस ये हद थी। हयाम का स्पीकर बाजू उठा तो हयात ने फ़ौरन उठाए सीने से लगाया, सिसकियों से रोते हुए जैसे हयात के सीने में घुस रहा था। तुम्हें लेकर बहुत हसास है। हाँ जी हयाम की बंद मुट्ठी और होले होले लड़ते वजूद को देखकर बोले। 6 माह मेरे अलावा किसी को अपने करीब नहीं देखा, शायद फूफो ठीक कह रही हैं, वक्त लगेगा। हयात हयाम को थपथपाते बोला, जिस पर हाँ जी मुस्कुरा दी। फ्रेश हो जाओ और कुछ उल्टा सीधा सोचने की ज़रूरत नहीं है, डिनर पर मुलाकात होती है। हाँ जी उठते हुए बोले, आप भी आराम कर लें। हयात भी हयाम को सीने से लगाए खड़ा होता बोला तो हाँ जी हयात का खंदा थपक कर बाहर निकल गए। दादी के हाथों को थामे नम लहजे में बोला, हयात ना किया करो इस तरह, तुम्हारा यही अंदाज मुझे शर्मिंदा कर देता है। हाँ जी आंसुओं के साथ बोले। हाँ जी ना करें, जो हो गया सो हो गया, वो माजी था, बदला नहीं जा सकता। आप हाल देखें, हम 7 हैं 5 हैं। हयात हाँ जी के आंसू साफ करता नम आवाज़ में बोला। हयात की नम आवाज़ सुनकर हयाम रो दिया। दोनों दादा पोते इस बच्चे की तरफ मतवज्जा हुए जो हयात की गोद में बैठा, चेहरा हयात के सीने में बसाए आंसू से रो रहा था। लगता है तुम्हारा बेटा तुम्हें यूं दुखी नहीं देख सकता। हाँ जी चेहरा साफ किए बोले, ऐसे ही है। आज इतने सारे आंसू कहाँ से निकल आए मेरे बेटे की आंखों से? हाँ जी के जाने के बाद हयात को सामने किए पूछा, जो फिर होंठ निकालने वर्ण रोने की तैयारियों में था। वो सब आपसे बहुत प्यार करते हैं, रोते नहीं हैं। चलो आप फ्रेश हो जाए। हयात हयाम मेरी इज्जत पर दाग लगाएगी? तुझे मना किया था सर से दुपट्टा ना उतरे, मगर तेरी मोटी अकल में बात नहीं आती। आज अपना अंजाम देखेगी तो याद रखेगी मेरी बात। अरबाज अफरीदी ने बालों से दबोचे हयान के धान पौन से वजूद को कमरे में लाकर फेंका। ज़ोरदार धक्के से हया का माथा बेड के कोने से जा लगा तो हयान की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अरबाज ने पहले कैंची पकड़े हया के मुलायम लंबे बाल गर्दन तक कुतर दिए। हया घूमते सर थामे खुद को बचाने की अदना सी कोशिश की, मगर वह नाजुक सा नस्वानी वजूद इस देव हैकल वजूद के सामने कहाँ तक मुज़ाहमत कर पाता। अरबाज ने कैंची एक तरफ फेंकी और बेल्ट उतारे हया के वजूद पर बरसा दी। वो वजूद जो पहले ही नीम बेहोशी सुन था, ये सब न सहते हुए बेहोश हो गया। अरबाज की फ़रौनियत ने हया के बेहोश वजूद का लिहाज किए बगैर उस पर जुल्म की इंतहा कर दी। फिर इसी ज़ख्मी वजूद को वहीं छोड़े खुद बिस्तर पर दराज हो गया। रात आहिस्ता आहिस्ता सुबह के उजाले में बदल रही थी।
ये थी आज की एपिसोड। मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और इस न्यू राइटर को भी ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। इंशाल्लाह इसी वीक के अंदर ये नावल कंप्लीट हो जाएगा। अपने कमेंट से ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को नावल कैसा लगा, किस तरह का लगा, किस उसमें कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी लगी, कौन सी चीज़ बुरी लगी। अपनी हर तरह की पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो लाजमी कमेंट्स किया करें ताकि जो नए आने वाले राइटर्स हैं उनकी हौसला अफजाई हो सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।